मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 13। तो पार्ट 13 में आपका क्या है, ग्राम्य जीवन है। ये जो है तो इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी की ये क्या है, एक कविता है। तो देखिए इस पाठ में क्या किया गया है, हमें ग्रामीण जीवन और संस्कृति का क्या किया है, इसमें परिचय दिया गया है। यानी इसमें ये बताया गया है कि गांव का जीवन क्या होता है, बहुत अच्छा तथा सुविधा का है। यहाँ दिखावा तथा दुराचार नहीं है और प्रेम तथा सहानुभूति का भाव है। और मिट्टी के गांव में आप लोग देखे होंगे कि छोटे घर बड़े सुंदर लगते हैं। वो कैसे होते हैं, खपरेले आदि का, काशी फल, लौकी आदि सब्जियां लगी होती हैं। ग्रामीण लोगों का शरीर भले काला हो पर उनका जो मन होता है वो बहुत साफ होता है। और वहाँ के लोग अपने परिश्रम पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं तथा ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वो दिन रात खेतों पर काम करते रहते हैं और गांव के बाहर की संध्याकालीन शोभा वहाँ की जो रहती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, यानी बहुत ही मनोहर होती है। और यहाँ की स्वच्छ वायु मनुष्य को निरोग बनाती है। गांव में अतिथियों का सत्कार बड़े सम्मान के साथ किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमें अपने इस पाठ में बताई गई थी। तो ये आपका पाठ का थोड़ा सा क्या था, मैंने आपको परिचय बताया था। चलिए हम अपनी ये कविता पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो देखिए इसका फर्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। तो देखिए इसमें आपको मैं प्रसंग और संदर्भ भी बताते चलूँगी क्योंकि ये अर्थ आपको लिखने के लिए आते हैं। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक से सुगम भारती से ग्राम्य जीवन पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है, हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इसके प्रसंग क्या हुआ, इसमें ग्रामीण जीवन की सहजता एवं सरलता का वर्णन हुआ है और इसकी व्याख्या ये हम पढ़ते हैं। तो इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि आहा, मतलब कि क्या बोलते हैं कि जब कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती तो हम लोग क्या कहते हैं, आहा गांव का जीवन कितना उत्तम है। हम इस जीवन को जीना सभी चाहते हैं। गांव की आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं, इसलिए गांव में कम से कम आय से ही गुजारा हो जाता है। इस प्रकार कम खर्च में जीने की सहूलियत गांव के अलावा और कहीं नहीं होती है। गांव का जीवन सीधा साधा होता है और यहाँ शहरों जैसे बनावटीपन की बात नहीं होती है। यहाँ के लोगों के अपने अपने दांव पेच भी नहीं होते हैं। गांव में दिखावा तो नाम मात्र का भी नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी बुरा आचरण दुर्व्यवहार नाम मात्र को भी नहीं रहता है। सेकंड देखिए, सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। यद्यपि वे काले हैं तन से पर अति ही उज्जवल है मन से। अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अतीव सरल है। तो इसका जो प्रसंग है इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ग्रामवासियों के भोलेपन तथा निर्मलता का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या बताते हैं हमारे कवि जी कि सीधा एवं सादा जीवन जीने वाले भोले भाले स्वभाव के गांववासी जो होते हैं वो बड़े अनोखे होते हैं। यहाँ के निवासी एक दूसरे को प्रेम करते हैं और सभी गांव वाले क्या करते हैं, आपस में प्रेम भाव से, मतलब प्रेम की भावना रखते हैं और प्रेम भाव से युक्त होकर समानता की भावना इनमें दिखाई देती है। उनमें छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। गांव के निवासियों का धूप में काम करने के कारण शरीर भले ही काला हो जाता है, लेकिन जो उनका मन होता है वो मन से बहुत निर्मल और पवित्र होते हैं। उनमें छल कपट नहीं होता है। ग्रामीण अपनी शक्ति और ईश्वर की कृपा में विश्वास करते हैं, वो स्वाभिमानी होते हैं। उनका हृदय अत्यंत सरल और स्वच्छ होता है।
नेक्स्ट देखिए, प्रायः सबकी सब विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है, कुछ भी ईर्षा द्वेष नहीं है, कहीं कपट का लेस नहीं है, छोटे से मिट्टी के घर हैं, लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुधर है, गोपद चिन्हित आंगन तट है, रखे एक और जल घट है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि इसमें ग्रामीण जीवन की छल कपट रहित स्वाभाविक सहानुभूति का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो हमारे कवि जी हैं वो क्या बताते हैं कि ग्रामीण जीवन में सभी धन संपत्ति वैभव आदि सभी के हैं, वहाँ व्यक्तिगत का अधिक महत्व नहीं है। ग्रामीण प्रेम भाव से युक्त होकर आपस में सहयोग करते हैं, उनमें किसी प्रकार की जलन बैर आदि नहीं है, उनके हृदयों में छल कपट लेस मात्र भी नहीं होता है। ग्रामवासियों के मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे घर हैं, लेकिन वे घर लिपाई पुताई के कारण साफ हैं और बहुत सुंदर प्रकार से बनाए गए हैं। घरों के आंगन के किनारों पर गाय के खुर के चिन्ह बने हुए हैं। वहीं एक तरफ पानी के घड़े भरे हुए क्या किए हैं, रखे हुए हैं। आप लोग भी गांव जाते हैं तो देखते हैं ना कि वहाँ पानी पीने के लिए जैसे आप लोग फ्रिज का यूज करते हैं तो वहाँ किसका यूज करते हैं, मटकियों का यूज करते हैं। और गांव में अगर आप किसी के घर जाइए तो कुछ दे या न दे, वो मटके का ठंडा पानी पीने के लिए ज़रूर देते हैं। नेक्स्ट देखिए आप अपनी कविता, खपरैलों पर बेले छाई, फूली फली हरी मन भाई, काशी फल कुसमांड कहीं है, कहीं लौकियाँ लटक रही हैं, है जैसा गुड़ यहाँ हवा में, प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में, संध्या समय गांव के बाहर होता नंदन विपिन निछावर। तो काशी फल मीन्स क्या होता है, कद्दू होता है, और कुसमांड मीन्स क्या होता है, कुसमांड मीन्स कोहड़ा होता है। और आप लोग देखे हैं कि क्या होता है, जब हम लोग गांव जाते हैं तो गांव में क्या होता है, आपके कुम्हड़ा कद्दू और लौकी के जो पेड़ होते हैं वो खपड़ैलों में क्या होते हैं, लटके रहते हैं। यानी यहाँ पर इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि यहाँ गाँव में पैदा होने वाली सब्जियों और गाँव के सायंकालीन मौसम का वर्णन किया गया है। तो इसमें कवि क्या बता रहे हैं कि गांव में सब्जियों की बेले खपरेले के ऊपर यानी खपड़े के ऊपर क्या हुई है, छाई हुई है यानी फैली हुई हैं। फूल और फलों से लदी हुई ये हरी हरी बेलें मन को बहुत अच्छी लगती हैं। किसी तरफ काशी फल और कुम्हड़ा यानी कद्दू फल रहा है, तो किसी तरह क्या है, किसी तरफ खपड़े में क्या लटकी हुई है, सुंदर सुंदर लौकियाँ लटकी हुई हैं। और गांव की वायु में शुद्धता का शुद्ध जैसा क्या है, गुण मिला हुआ है, वैसा गुण डॉक्टरों की द्वारा दी गई दवाइयों में भी नहीं मिलता। यहाँ की जलवायु पूरी तरह स्वच्छ शुद्ध है और शाम के समय गांव के बाहर जो सौंदर्य फैला होता है उस पर देवताओं का नंदन वन भी न्यौछावर किया जा सकता है। आश्चर्य यह है कि शाम के समय गांव के बाहर के जंगल बड़े ही मनोहर और बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं, आलस में न पड़े सोते हैं, दिन दिन भर खेतों में रहकर करते रहते काम निरंतर। अतिथि कहीं जब आ जाता है वह अतिथि यहाँ पाता है, ठहराया जाता है ऐसे कोई संबंधी हो जैसे। तो निराले मीन्स क्या होता है, आपका अनोखे होता है। तो अब देखिए इसका प्रसंग क्या है, तो यहाँ पर मेहनत प्रसन्न ग्रामीणों के सेवा भाव का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो हमारे कवि जी हैं वो क्या बता रहे हैं कि गांव में निवास करने वाले सभी आदमी परिश्रम करने वाले होते हैं और उन्हें मेहनत की थकान सहन करने की आदत होती है। वो आलस्य में पड़कर सोते नहीं हैं, वे कई दिनों तक खेतों में ही रहते हैं और वहाँ वे लगातार काम करते हैं, वे कामचोर नहीं होते हैं।
सारे गांव में यदि कहीं पर कोई अतिथि आ जाता है तो यहाँ सभी उसकी खातिर करते हैं। अतिथि को गांव में इस प्रकार आदर भाव से ठहराया जाता है जैसे कोई अपना खास रिश्तेदार आया हो, उसका सब प्रकार से सेवा सत्कार किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज आप लोग खोज लिए। इसमें क्या करना है, हमें सही जोड़ी पे क्या करना है, आपका सही जोड़ी बनाना है इसमें। तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए सीधे साधे भोले भाले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ग्रामीण मनुष्य निराले। गोपद चिन्हित आंगन तट है, इसका क्या हो जाएगा, रखे एक और जलघट है। और थर्ड का हो जाएगा यद्यपि वे काले हैं तन से, इसका हो जाएगा पर अति ही उज्जवल है मन में। है जैसा गुड़ यहाँ हवा में, इसका क्या हो जाएगा, प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। सही शब्द चुनकर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है। तो एक दूसरे की ममता है सब में, तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रेममयी समता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेममयी हो जाएगा। छोटे से मिट्टी के, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मिट्टी आंसर हो जाएगा। और थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, आपका फूल फली हो जाएगा। और फोर में क्या है, प्राय सबकी सब विभूति है पारंपरिक सहानुभूति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहानुभूति हो जाएगा। अब देखिए लघु अति लघु उत्तरी प्रश्न हम देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, आडंबर और अनाचार किन लोगों में नहीं होता है, तो ग्राम के निवासी लोगों में आडंबर और अनाचार नहीं होता है। हवा को किससे बढ़कर बताया गया है, तो ग्रामीण हवा को डॉक्टरों की दवा से बढ़कर बताया गया है। गांव के आंगन तट कैसे होते हैं, तो गांव के आंगन तट गोपद चिन्हित होते हैं। कवि ने नंदन विपिन को किस पर निछावर किया है, तो कवि ने नंदन विपिन को शाम के समय गांव के बाहर होने वाले सुहावने सौंदर्य पर निछावर किया है। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न। फर्स्ट क्या है, कवि ने ग्राम्य जीवन को शहरी जीवन से श्रेष्ठ क्यों माना है, तो ग्रामीण जीवन में शहरों की तरह दिखावा, बनावटीपन या दुर्व्यवहार नहीं है, वहाँ सरल सादा तथा शिष्टाचार पूर्ण जीवन है। कवि ने इसलिए ग्राम्य जीवन को शहरी जीवन से श्रेष्ठ माना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, गांव के घरों की क्या विशेषता होती है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा कि गांव में सभी के मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे घर होते हैं और बड़े सुंदर ढंग से बने ये घर लिपे और पुते हुए होते हैं। घरों के आंगनों में गाय के खुरों के निशान बने होते हैं। घर में एक तरफ पानी के घड़े रखे होते हैं। इस प्रकार गांव के घरों की अनेक विशेषताएं होती हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गांव वाले का स्वभाव कैसा होता है, तो गांव के निवासी बहुत सीधे सरल सहज तथा भोले होते हैं। उनमें आपस में बहुत प्रेम होता है। उनमें छोटे बड़े की बात नहीं होती है, सभी बराबरी का व्यवहार करते हैं और उनके मन में जलन, कटुता, बैर, विरोध का भाव नहीं होता। उनमें छल कपट तो लेस मात्र भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रम सहिष्णु सब जंत होते हैं से कवि का क्या आशय है, तो ग्रामवासी बड़े मेहनती होते हैं। वहाँ सभी परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने के बाद भी वे अत्यंत सहनशील होते हैं। वे सहज भाव से रहते हैं। उनमें शहरवासियों के प्रति ईर्ष्या आदि नहीं होती। उनमें आलस्य नहीं होता। खेतों में रह करके वे लगातार काम करते रहते हैं। श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं से कवि का यही आशय है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गांव में अतिथि सत्कार किस प्रकार होता है, तो गांव में बाहर से आने वाले अतिथि का सत्कार बड़े प्रेम भाव से करते हैं। जब कोई अतिथि आता है तो वह सभी गांव वालों का अतिथि होता है। उसे सम्मान के साथ इस तरह ठहराया जाता है जैसे वह किसी का रिश्तेदार हो। उसके खाने पीने, सोने बैठने की समुचित व्यवस्था
की जाती है। अब देखिए भाषा की बात, इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले को आपको बोलना है और अपनी कॉपी में लिखना है। सेकंड देखिए सही बर्तनी पर हमें क्या करना है, गोला लगाना है। तो इसमें आपका सही बर्तनी कौन सी है, इसमें सेकंड वाला है, निर्वाह। और देखिए सेकंड नंबर में आपका सहानुभूति, ये थर्ड वाला है। और थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा अतिथि और 4 का आपका 4 नंबर हो जाएगा आशीर्वाद। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, तो इसको आप लोगों को अपने से करना है और इसको वाक्यों में प्रयोग करके दिखाइएगा। हाँ नहीं बनेगा तो मैं आपको इसको एक बार और बता दूँगी। निम्नलिखित शब्दों में से जल, हवा और विपिन के समानार्थी यानी इनके पर्यायवाची शब्द हमें छांट के लिखने हैं। इसमें ये देखिए शब्द दिए गए हैं, तो जल, हवा और विपिन का। तो देखिए जल का क्या होता है पर्यायवाची, पानी, नीर, और क्या होता है आपका सलिल। और हवा का क्या होता है, वायु होता है और पवन। तो ये वायु और पवन आपका किसका पर्यायवाची हो गए हैं, हवा के। इसके बाद आप देखिए विपिन, विपिन मीन्स वन होता है, जंगल होता है, और क्या होता है आपका कानन होता है। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में से हमें क्या करना है, तत्सम और तद्भव शब्द छांटकर सूची बनाना है। तो देखिए इसमें आपका तत्सम शब्द कौन से होते हैं, पद हो गया आपका धरा, चंद्र, हस्त, अग्नि, नयन, देव, सुविधा, कार्य, अश्रु, आम्र, ये सब क्या हो गए आपके तत्सम शब्द हो गए। और जो बाकी शब्द बचे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके तद्भव शब्द हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए इसमें क्या करना है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पढ़िए इसे। राजा ने जिद्दी किसान की बात सुनने के बाद कहा, यहाँ के जान माल की रक्षा करने के लिए मैं राजा बना, अब तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो ये अंडरलाइन है इसे आप लोग जरूर देखिएगा। तुम व्यर्थ परेशान हो रहे हो, पंचों को बुलाओ, उन्हें मैं समझाऊंगा और उनकी समस्या हल कर दूंगा। उसने पंचों को इकट्ठा किया। तो जो ये उपयुक्त हमारा क्या है, अनुच्छेद में रेखांकित शब्द है, तुम्हारी, मेरा, तुम, उन्हें, उनकी, उसने, संज्ञा, और जो संज्ञा शब्द है राजा, किसान और पंचों, इनके स्थान पर उसका प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। वैसे आप लोग सर्वनाम की डिफिनीशन जानते होंगे। सर्वनाम क्या कहलाता है, जो संज्ञा के स्थान पर जिनका उपयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, इसमें हमें सर्वनाम छांटना है। तो इसमें क्यों ना इसे सबका मन चाहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा अपनी अपनी घात नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा आपका अपनी अपनी हो जाएगा। और थर्ड नंबर देखिए, तो ना उसे आती बर्बादी, तो इसमें उसे हो जाएगा थर्ड में। और 4 में देती याद उन्हें चौपाले, तो 4 में क्या हो जाएगा आपका उन्हें हो जाएगा। और 5th नंबर सब में प्रेममयी ममता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सब हो जाएगा। तो आपका ये पाठ यही ख़त्म होता है। थैंक यू।